वीडियो में हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। वैसे मैंने इसको पहले ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। यदि आपको उसका कोड चाहिए तो आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा। तो उसके अंदर हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड ही लिखा था, उसका लॉजिक सिर्फ क्योंकि असाइनमेंट में ऐसा कुछ स्पेसिफिक दिया नहीं गया है कि आप उसको HTML CSS का भी यूज़ करना है। वो आप अपने अनुसार से कर सकते हो ताकि आप नई नई चीज़ों को सीख सको। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में कि हम यहाँ पर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यहाँ पर तीनों का यूज़ करने वाले हैं, जैसा कि हर एक असाइनमेंट में करते थे। तो उसका यूज़ करके हम इसको अभी सॉल्व करने वाले हैं। वैसे ये जो डिज़ाइन है ये पंकज का है और पंकज के गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसके कोड को आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कोड क्या है और कैसे ये रन कर रहा है। तो ये है HTML का कोड और ये है कुछ CSS का कोड। CSS तो नॉर्मली होता है और इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। और बाकी सब कुछ नॉर्मल है CSS के अंदर। और ये है जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर, इतना बस। अब थोड़ा सा इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या कैसे काम कर रहा है। लाइव सर्वर ये ओपन हो चुका है। तो अभी हम इसको चेक करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा असाइनमेंट के अनुसार था 6, तो पहले 6 डालते हैं और प्रिंट पैटर्न। तो यहाँ पर ये प्रिंट पैटर्न हो रहा है, लेकिन हमने कुछ स्पेसिफिक चीज़ भी लगाया हुआ था। जैसे कि मैंने लगाया हुआ था कि हर एक रो का कलर अलग अलग हुआ, तो वो यहाँ पर नहीं चला क्योंकि मैंने उसको कमेंट कर रखा है। तो यहाँ से अनकमेंट करना होगा। अब शायद ये काम करेगा। जैसे मैंने लिखा 5, तो मैंने यही किया है। स्पेसिफिक मैंने इसमें क्या क्या किया है कि एक रिफ्रेश बटन ऐड किया, होवर, और इनपुट के अंदर हर एक रो का जो एस्ट्रिस्क का जो कलर है, मैंने हर एक रो के अंदर उसको चेंज किया हुआ है। बस स्पेसिफिक इसमें यही है। बाकी फ़ॉन्ट वगैरह आप खुद से लगा सकते हो, कोई भी, वो आप पर डिपेंड करता है कौन सा आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्या है HTML में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपली हम देख लेते हैं। ये हेड टैग है, हेड के अंदर टाइटल है एस्ट्रिस्क प्रोजेक्ट, जो कि आपने ऊपर में देखा। और ये है लिंक, हमने यहाँ पर style.css स्टाइल सीट को यहाँ पर लिंक किया हुआ है। हेड का हो गया द एंड। अब देखते हैं बॉडी के अंदर एक हेडर है, हेडर के अंदर लिखा है क्रिएट इन्वर्टेड राइट एंगल पैटर्न यूजिंग एस्ट्रिस्क। हमने यहाँ पर जो भी देखा ये क्रिएट इन्वर्टेड ग्रीन वाला। और इसके बाद ये लेवल इनपुट के अंदर कुछ नहीं, एंटर रो नंबर प्लेस होल्डर लिखा है, ये टाइप नंबर है, आईडी दिया हुआ है इसको इनपुट फील्ड। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इनपुट फील्ड आईडी दिए हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट में इसका हम यूज़ करने वाले हैं आईडी का। इसके बाद हमने 2 बटन यहाँ पर लगाया हुआ है। एक बटन है जो कि हमारा प्रिंट करेगा पैटर्न को, और दूसरा है कि जो हमारा पेज को रिलोड करेगा, उसको रिफ्रेश कर देगा। और यहाँ पर एक ब्लैंक कंटेनर हमने लिया है ताकि ये जो आप देख रहे हो ना, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर 7 8 कुछ भी डालोगे, जैसे मान लो आपने कुछ भी 7 डाला, तो प्रिंट आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न प्रिंट हो जाता है। तो वो स्टार के पैटर्न के लिए हमने स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर, हियर इज़ दी पैटर्न, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो स्टार प्रिंट होता है। तो ब्लैंक कंटेनर बना के हमने उसको स्पेस दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ब्लैंक कंटेनर क्यों बनाया है, ताकि हमारा स्टार जो जावास्क्रिप्ट कोड रन करने के बाद जो जनरेट होगा एक डेटा, वो स्टोर होगा इस ब्लैंक कंटेनर के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हमने डाला है हियर इज़ द पैटर्न। ठीक है, जो कि रिमूव हो जाता है जब हमारा पैटर्न प्रिंट होता है, तो वो भी देखेंगे कैसे होता है। और लास्ट में कुछ नहीं है, बस script.js को हमने ऐड कर दिया है। अब देखते हैं CSS में तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं। सबसे पहला है इंपोर्ट, आपको इंपोर्ट करना आता होगा, कलर को कैसे इंपोर्ट करना है नहीं आता तो मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है समझना, पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद फ़ॉन्ट कैसे लाते हैं वो भी मैं बता दूँगा। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, जैसे कि इसको कमेंट आउट कर देता हूँ तो क्या होगा, पहले समझने के लिए हम कर रहे हैं अभी। तो जैसे मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, तो अभी आप देखिए कि इसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे मैंने ये क्या, देखिए ये यहाँ पर आ गया, अप डाउन करने वाला आ गया ना। यदि हमको इसे रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी का कोड है ये वाला। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो आपने अप डाउन वाला बटन है वो इसको रिमूव कर रहा है। अब इसके अंदर क्या है, इनपुट टाइप नंबर वेबकिट इनर स्पिन यानी कि नीचे वाला जो है वो, और आउटर स्पिन जो अप वाला है। ठीक है, इनर आउटर में ये इनर वाला और ये अपर वाला। ठीक है, तो इनर आउटर समझ गए, ये 2 बटन्स को दिखा रहा है। और वेबकिट अपीयरेंस, अब वेबकिट आपको पता है कि ये जो इंजन है गूगल क्रोम का, तो वो क्या वेबकिट इंजन यूज करता है। वेबकिट क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। वेबकिट, एक मिनट, वेबकिट, एक मिनट, हाँ, तो ये वेबकिट क्या है, वेबकिट एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र इंजन है। ठीक है, और जो कि जितने भी मॉडर्न वेब ब्राउज़र हैं, जैसे कि सफारी हो गया, क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, ये सब वेबकिट इंजन को सपोर्ट करते हैं। और वेबकिट यहाँ पर जो, एक मिनट, ये जो वेबकिट है ना, ये वेबकिट, ये
2001 में एप्पल के द्वारा बनाया गया था। किस लिए बनाया था? उन्होंने अपने सफारी जो है उसका जो खुद का ब्राउज़र है और उसके लिए इन्होंने बनाया था, लेकिन बाद में इसको और भी जो ब्राउज़र्स के ओनर है उसने उसको एडॉप्ट कर लिया। तो बेसिकली ये वेबकिट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये रेंडर करता है वेब पेज को और ये एग्जीक्यूट करता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट को, ठीक है? तो बेसिकली ये रेंडरिंग करता है। तो वेबकिट यहाँ पर वेबकिट अपीयरेंस यहाँ पर नन जो यहाँ पर किया हुआ है, ये मान लीजिए कि आपने जो कोड को ओपन किया है, आपने किया है गूगल क्रोम के अंदर, ठीक है? तो गूगल क्रोम वेबकिट इंजन को इसको सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर ये नन दिखा देगा। मान लीजिए आपने फायरफॉक्स के अंदर ओपन कर लिया, जैसे कि ये हमारा फायरफॉक्स है, ठीक है? फायरफॉक्स, ठीक है? तो इसके अंदर यदि हमने हट जाओ, फायरफॉक्स यदि इसके अंदर हमने ओपन कर लिया, तब हमारा बटन कैसे डिसअपीयर होगा? तब हमारा जो है मोज, ये मोजिला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। तो मोज जो है ये क्या है? गीको बेस्ड ब्राउज़र है, ठीक है? तो गीको क्या होता है? गीको ब्राउज़र इंजन है जो कि मोजिला फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था। तो ठीक है, यदि यहाँ पर मोज अपीयरेंस इसलिए लिखा गया है, मान लीजिए यदि आपने फायरफॉक्स के अंदर खोल लिया, तब वहाँ पर बटन डिसअपीयर हो जाएगा इस मोज अपीयरेंस की वजह से। मान लीजिए यदि आपने इन दोनों में से किसी और थर्ड ब्राउज़र में ही ओपन कर लिया, तब क्या होगा? तब ये जो अपीयरेंस है नन, तब ये काम करेगा, ठीक है? इसके बाद मार्जिन जीरो क्या कर रहा है? मार्जिन जैसे कि आप यहाँ पर यहाँ है, ठीक है? तो ये कुछ स्पेस ले रहा है ना, ठीक है? जब ये डिसअपीयर हो जाएगा तो इसके पास कुछ स्पेस ना हो, तो इसको स्पेस जीरो हो जाए, इसलिए वहाँ पर मार्जिन जीरो है, ताकि वो कोई एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह ना ले, बस उसी के लिए है। बस इतना समझ गए? रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ इतना हो गया। अब हम समझते हैं कि आप गूगल फ़ॉन्ट को कैसे ला सकते हो। वैसे यदि आपको पता है तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाइए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कैसे ला सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे चले जाइए, न्यू टैब ओपन कीजिए। मैं थोड़ा सा टाइप करना होगा तो मैं माइक को साइड में रखता हूँ। बेसिकली आप यहाँ पर लिखिए गूगल फ़ॉन्ट, गूगल फ़ॉन्ट, ये आ गया। मैंने पहले से सर्च किया हुआ था इसलिए आ गया। तो गूगल फ़ॉन्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए, हो गया क्लिक, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारा टेक्स्ट अभी आया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, आपको जो चाहिए यहाँ से आप उसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए आप बताओ कौन सा आपको चाहिए, जो भी चाहिए आप कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर ये करता हूँ, ये ठीक है? क्या है? अलकतरा, कौन सा फ़ॉन्ट है यार? जो भी है, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से ले लेना, ठीक है? जैसे कि आपको यदि मान लीजिए आपको ये वाला, ये पर्टिकुलर आपको ठीक लग रहा है, तो आप प्लस साइन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको दो मेथड है, या तो आप लिंक के थ्रू आप इसको HTML में ऐड कर दो, या फिर आप यदि इसको इंपोर्ट करना चाहते हो CSS के अंदर, तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो @import करके। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा और आप ऐड कर सकते हो अपने CSS के अंदर, ठीक है? और एक यहाँ पर CSS रूल्स भी है, आपको इन्हें भी कॉपी करना होगा, फ़ॉन्ट फैमिली जो है, ठीक है? कर्सिव, अलकतरा जो भी है यार, इसको आपको कॉपी करके यहाँ पर लगाना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये है इंपोर्ट, @import, यहाँ पर आपको आकर क्या कर देना है? कॉपी कर देना है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्टाइल है ना, ये वाला कहाँ गया? ये स्टाइल, ये जो है इसको आप रिमूव कर देना, नहीं तो एरर देगा ये, ठीक है? तो आपको ये भी पता चल गया कि कैसे CSS, एक मिनट, कैसे यार गूगल फ़ॉन्ट लाया जाता है। हो गया आई थिंक, अब तो सब कुछ नॉर्मल है। ब्लैंक कंटेनर हमने आपको बता दिया कि हमारा जो स्टार प्रिंट होता है, बस उसको हमने सब कुछ यहाँ पर दिया है। और जो वहाँ पर जो ब्लू कलर आ रहा था ना, तो वो किसकी, सॉरी येलो जो आ रहा था, वो यहाँ पर हमने कलर दिया हुआ है, ठीक है? तो बाकी सब कुछ इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने वाला। और कुछ है नहीं इसमें। और एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म था, जैसे ये है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज है, तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि ये कैपिटलाइज कर देता है सभी लेटर को, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर कैपिटलाइज किया गया है, कहाँ गया मेरा, ये है, जैसे P बड़ा हो गया, यहाँ पर भी P, यहाँ पर R बड़ा हो गया है, तो ये CSS की एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये कैपिटलाइज करने से कैपिटल कर देता है लेटर को, ठीक है? बाकी सब कुछ नॉर्मल है इसके अंदर, CSS के अंदर। अब हम जावास्क्रिप्ट कोड की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। हाँ ठीक है, तो ये है जावास्क्रिप्ट का कोड। अभी हम CSS को थोड़ा सा हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है उसकी। तो इसको वर्ड रैप कर लेते हैं ताकि दोनों सामने रहे हमारे। हाँ ठीक है, तो अब समझते हैं हम जावास्क्रिप्ट कोड को, थोड़ा सा इसको, अब ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यदि हमको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम HTML की ओर देखते हैं कि भाई इसके अंदर हमने क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे आपको यदि ये कोड को रन करना है, सबसे पहले मान लीजिए कि ये रिफ्रेश है, आपको यदि रन करना है तो आप क्या क्या करोगे, आप सोचो। आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर कुछ डालोगे, ठीक है? यदि आप इसके अंदर कुछ डालोगे तो उसको कोड के अंदर हैंडल भी तो होना चाहिए। आप इसके अंदर कुछ डाल रहे हो तो जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो उस पर एक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, जब तक कि उसको कैच नहीं करेगा, जब तक ये इसके अंदर की वैल्यू को नहीं लेगा, तो उसी की वैल्यू को लेने के लिए हम यहाँ पर इसको कैच करने वाले हैं, ठीक है? तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक यूज़र इनपुट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है? इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी। अब तक तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि गेट एलिमेंट बाई डी, क्वेरी सेलेक्टर, गेट एलिमेंट बाई क्लास, इन सब की मदद से हम क्या करते हैं कि हम जो भी HTML यानी कि ये डॉक्यूमेंट डॉम जो है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके अंदर जो भी है, जैसे कि हमारा यहाँ पर कहाँ गया इनपुट, कहाँ गया,
ये है इनपुट। तो यहाँ पर हमने इसको आईडी दिया हुआ है, क्या आईडी दिया हुआ है, इनपुट फील्ड, ठीक है। इनपुट फील्ड को हमने यहाँ पर लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट फील्ड, और इसको हमने एक नए डब्बे के अंदर रख दिया, और ये डब्बा क्या है, वेरिएबल है यूजर इनपुट। इसके अंदर अब हमारा आ गया इनपुट फील्ड, यानी कि अब आप जो भी इनपुट डालोगे वो कहाँ आएगा, वो यूज़र इनपुट के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आप जब भी बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो बटन क्लिक के अंदर आएगा। इसके बाद जो भी हमारा प्रिंट स्टार जो भी प्रिंट होगा वो एस्ट्रिस्क स्पेस के अंदर, बेसिकली क्या है, ये ब्लैंक कंटेनर, आपने यहाँ पर जो ब्लैंक कंटेनर लिखा है इसको हमने आईडी की मदद से सेलेक्ट किया, तो एस्ट्रिक्स यानी ये जो ब्लैंक कंटेनर है वो एस्ट्रिक्स स्पेस के अंदर आ गया है, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल बनाया स्टोर इनपुट नाम से, ठीक है। क्या वेरिएबल बनाया, स्टोर इनपुट के नाम से। इसका हम आगे यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर यूज है, यहाँ पर यूज है, ठीक है। वैसे किसी भी एलिमेंट के बारे में आपको पता करना हो कि कहाँ कहाँ कितनी बार यूज हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो ये इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। तो ये सब खुद से आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिसाइड कर लिया, क्या है, स्टोर इनपुट, ठीक। यहाँ पर अब हमने कलर को एक कलर्स नाम का एक एरे बनाया हुआ है, ताकि आपने यहाँ पर जो देखा अभी, यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स का आ रहा था, यहाँ पर जो अलग अलग कलर आ रहा है वो कैसे आएगा, वो यहाँ पर हमने जो कॉन्स्ट कलर है, कलर की मदद से यहाँ पर एक एरे बनाया है, और कलर्स को देखिए हमने यहाँ पर यूज करा हुआ है, इसकी मदद से कलर का लेंथ चूज होता है, और यहाँ पर कलर तो आगे समझते हैं। तो यहाँ तक समझ गए आप कि हमने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर एक कलर है, कलर्स नाम का एक एरे यहाँ पर हमने लिया हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये समझने में मुझे भी टाइम लगा था, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको भी समझ में आएगा। पहली बात यहाँ पर ये क्या है, यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट क्या है, देखिए यहाँ पर यूज़र इनपुट यानी कि यूज़र ने जो भी इनपुट डाला वो कहाँ पर आएगा, यूज़र इनपुट के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर हमने लगाया एड इवेंट लिस्नर। अब एड इवेंट लिस्नर क्या है, मैं जानता हूँ आपको पता है, लेकिन फिर भी एड इवेंट लिस्नर क्या है, एक फंक्शन है। एड इवेंट लिस्नर क्या है, एक फंक्शन है जो 2 टाइप के आर्ग्यूमेंट को लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इनपुट है, टाइप ऑफ इवेंट, 2 आर्गुमेंट लेता है कौन कौन, एक लेता है वो टाइप ऑफ इवेंट। टाइप ऑफ इवेंट का मतलब हुआ जैसे कि आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, कहीं पर आपने इनपुट के ऊपर क्लिक किया, उसके अंदर कुछ लिखा, होवर किया, तो ये सब होता है इनपुट, ठीक है। टाइप ऑफ इवेंट किस प्रकार का है, तो यहाँ पर हमने टाइप ऑफ इवेंट में क्या लिखा है, इनपुट लिखा है, यानी कि हम उसके अंदर कुछ लिखने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, फंक्शन है। फंक्शन कौन सा है, एरो फंक्शन है, ठीक है। तो एरो फंक्शन के अंदर क्या है, स्टोर इनपुट। यहाँ पर जैसे आपको पता है स्टोर इनपुट क्या है, एक वेरिएबल है, और इसके अंदर हमने लगाया नंबर, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब यहाँ पर ई क्या है, इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ई क्या है, मैंने नोट्स बनाया था, ई क्या है, हाँ, तो यहाँ पर ई क्या है, ई एक इवेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ई क्या है, एक इवेंट ऑब्जेक्ट है। अब इवेंट ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, जैसे देखिए आपने यहाँ पर, जैसे ये एड इवेंट लिस्नर ये फंक्शन रन हुआ, तो ये क्या कहता है, इवेंट ऑब्जेक्ट। इसके नाम से ही पता चलता है कि इवेंट और ऑब्जेक्ट, जैसे ही ब्राउजर में ये रन करता है तो ब्राउजर क्या करता है कि फटाक से इवेंट, जैसे ही कोई इवेंट हुआ, जैसे आपने इनपुट, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर इनपुट लिखा, कहाँ गया पे, जैसे यहाँ पर आपने कुछ इनपुट लिखा, मान लीजिए आपने लिखा 8 यहाँ पर, ठीक है। 8 जैसे ही आपने लिखा तो ये 8 क्या होगा, 8 आपने इनपुट कर दिया, तो ब्राउज़र फटाक से एक क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को बनाएगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेगा, इस 8 को वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। वो एक टाइप से आप मान सकते हो कि इवेंट ऑब्जेक्ट एक कंटेनर है जो कि दिए गए इनपुट को वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पर ई डॉट टारगेट, टारगेट क्या कर रहा है, टारगेट इंडिकेट कर रहा है कि इस ई के अंदर ही वो वैल्यू है, और फिर डॉट वैल्यू क्या करता है, उस वैल्यू को उस कंटेनर के अंदर से निकाल लेता है। अब वो जो वैल्यू निकलेगा वो एज ए स्ट्रिंग निकलेगा, ठीक है, क्योंकि पता है HTML के अंदर से जो भी निकलता है वो एज ए स्ट्रिंग निकलता है, ठीक है। अब उस स्ट्रिंग को हमको नंबर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें आगे नंबर के साथ खेलना है, इसलिए उसको हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, उसको स्टोर इनपुट नाम के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये समझना जरूरी है। आप ये समझ सकते हो कि इवेंट ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, ये अपने अंदर इन्फॉर्मेशन को रखता है, ठीक है। तो बस इतना समझिए, इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि स्टोर इनपुट के अंदर अब यूजर ने जो भी डेटा डाला है वो उसके अंदर आ चुका है, ठीक। अब आगे चलते हैं कि अब हम बटन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि आप ई ही लिखो, थोड़ा ई सीमेंटिक लगता है, क्यों, क्योंकि इवेंट ऑब्जेक्ट है तो ई। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए यहाँ पर आप अपना नाम लिख दो, यार मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर लिख दो, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है यार, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार यही ई ही लिखना जरूरी है, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं। जैसे मैंने इसको सेव किया, अब हम इसको रन करेंगे, यहाँ पर हमने डाला 8 9 कुछ भी, तो यहाँ पर देखिए काम कर रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं आप ई ही लिखो, कई बार को आप सोच लो कि ई ही लिखना जरूरी है, नहीं, ये ऑब्जेक्ट है तो आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। ई थोड़ा सा सीमेंटिक लगता है, ठीक है, इससे पता चलता है, तो इसलिए ई यहाँ पर लिखा गया, और कोई ज़्यादा खास बात है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक समझ गए आप। नेक्स्ट क्या है कि अप्लाइंग इवेंट ऑन बटन। अब हम बटन के ऊपर इवेंट को लगाने वाले हैं, कैसे, जैसे हमने यहाँ पर बटन क्लिक, क्योंकि जो भी बटन था हमारा, यहाँ पर 2 बटन था, उसको हमने बटन क्लिक के अंदर स्टोर करा है, तो इसके ऊपर हमने एक फंक्शन लगाया, एड इवेंट लिस्नर फंक्शन, ठीक है। अब ये मैंने अभी बताया था, ये 2 आर्गुमेंट को लेता है, पहला इनपुट टाइप लेता है, इनपुट टाइप जैसे क्लिक हो गया, इनपुट हो गया, और कुछ भी
आप बोल सकते हो जो भी है। तो ये इनपुट एक इनपुट टाइप लेता है और एक फंक्शन लेता है। फंक्शन यहाँ पर एरो फंक्शन है और यहाँ पर इसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया है कि *inner.html। इनर HTML हमने यहाँ पर ये नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसलिए लिखा गया है ताकि यहाँ पर हमने जो लिखा है, कहाँ गया, हियर इज़ द पैटर्न, ये जो है ना हियर इज़ द पैटर्न जो हमने लिखा है ब्लैंक कंटेनर के अंदर, वो ताकि गायब हो जाए, ठीक है ना। जैसे या मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे आपको नहीं आएगा समझ में। जैसे मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, अब हम इसको सेव करके ना यहाँ पर आते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर 10, ठीक है, 10 लिख दिए। तो 10 जैसे हमने प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हियर इज द पैटर्न, ये खत्म नहीं हुआ, ये जस्ट का तस रह गया। तो इसको खत्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ब्लैंक इनर HTML लिख के इसको ब्लैंक हमने छोड़ दिया है ताकि ये क्या करेगा, क्लीन कर देगा उसको, ठीक है। अब यदि हम रन करेंगे तो अब देखना क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कुछ भी, हमने लिख दिया 12, तो यहाँ पर क्या होगा, वो गायब हो गया। तो इनर HTML क्या कर रहा है, इसको रिमूव कर रहा है, ठीक है, ताकि वो क्लीन हो जाए और हमारा कोड अच्छे से रन करे। बस इसका यही काम था। इसके बाद है कोड फॉर एचटीएस पैटर्न। अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि पैटर्न कैसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से समझाया था कि ये पैटर्न कैसे प्रिंट होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक्सटर्नल फॉर लूप है और ये इनर फॉर लूप है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एक बार रन करता है, तो जैसे मान लीजिए कि रो आपने डिफाइन किया है 6 टाइम, ठीक है ना, रो आपने लिखा है 6, तो बाहर वाला यदि एक बार रन करेगा तो अंदर वाला 6 बार रन करेगा। फिर ये क्या होगा, रो घट के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो फिर ये 5 बार रन करेगा, फिर घट के हो जाएगा 4, तो ये 4 बार रन करेगा। तो इस प्रकार से ये लूप रन करता है, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि रो क्या है। जैसे कि यहाँ पर ये स्टोर इनपुट है, ठीक है। स्टोर इनपुट के अंदर आपको पता है कि यूजर ने जो भी डेटा डाला है वो स्टोर इनपुट के अंदर स्टोर हो चुका है। और रो के अंदर क्या है, बेसिकली स्टोर इनपुट जो है उसके अंदर यूजर ने जो डाला वो है और उसी को हमने रो के अंदर असाइन कर दिया। यानी कि जो स्टोर इनपुट के अंदर, मान लीजिए इस केस में यदि आपने 8 लिया है तो 8 कहाँ पर आ जाएगा, रो के अंदर आ जाएगा। और अब इसके ऊपर हमने कंडीशन लगाया कि यदि हमारा रो 1 से बड़ा हो तब क्या करेगा, सबसे पहले ये जाएगा इनर लूप के अंदर, ठीक है। और इनर लूप के अंदर क्या करेगा, आप सोचोगे ये नहीं बताया, ये तो मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि ये कलर्स के लिए है, ठीक है। तो ये इनर लूप के अंदर जाता है, इनर लूप के अंदर कॉलम 1 है, कॉलम को हमने 1 से इनिशियलाइज़ किया हुआ है, ठीक है। और ये चेक करेगा कौन बड़ा है, कॉलम रो। तो यहाँ पर देखिए कॉलम चूंकि 1 है और ये रो कितना आपने 8 लिया था ना, तो यहाँ पर रो बड़ा है कॉलम छोटा है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये कॉलम को प्लस प्लस कर देगा, यानी कि एक बार ये कॉलम को एक, यानी कि यहाँ पर ये 1 स्टार को प्रिंट करेगा फर्स्ट रो में, ठीक है। फिर ये कॉलम 1 से 2 हो जाएगा, फिर ये चेक करेगा क्या कॉलम जो है, कॉलम तो 2 हो गया, रो 8 है, अभी भी कॉलम बड़ा है, तो फिर से ये एक और स्टार प्रिंट करेगा। अब ये कॉलम 3 हो जाएगा, रो फिर भी 8 है, तो फिर ये एक बार कॉलम को प्रिंट करेगा, यानी एक बार इस बार ये तीसरा स्टार को प्रिंट करेगा। फिर ये 3 से कॉलम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अभी रो अभी भी 8 है, तो फिर ये एक बार प्रिंट करेगा स्टार को। तो इसी प्रकार से ये प्रिंट करता जाता है वो, और हर एक रो के अंदर हमारा स्टार जो है वो प्रिंट होते जाता है, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो इसके पहले वीडियो में हमने समझाया हुआ है अच्छे से, आप वहाँ पर जाकर इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम आपको कलर समझा देते हैं कि कलर कैसे रन कर रहा है। तो यहाँ पर हमने एक कलर का यहाँ पर बनाया हुआ है एक एरे, ठीक है। और इस कलर्स के अंदर हम अब डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा कलर चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने, मैं थोड़ा सा पेंट ओपन कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपने रो जो है वो 30 ले लिया है, ठीक है। रो कितना लिया है, 30, और हमारा कलर्स डॉट लेंथ, यानी ये जो कलर है, कलर का एरे, इसका कलर्स डॉट लेंथ कितना है, 7 है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, इसका लेंथ कितना है, 7 है, कलर्स डॉट लेंथ इसका 7 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 हमने लिया है रो, 30 हमने लिया रो, ठीक है, मिनट, 30 हमने लिया हुआ है रो को, और 7 है हमारा लेंथ, तो ये हो गया 30। इसको मॉड्यूलो करेंगे हम कितने से, 7 से, तो 7 4 28 हो जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वहाँ से हमारा कलर रिवर्स में स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा रिमाइंडर। तो ये 2 जो है ये इंडेक्स को दिखा रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर पे कौन सा इंडेक्स है, 2 नंबर इंडेक्स पर है रेड, 0th इंडेक्स, फर्स्ट सेकंड, यानी हमारा जो कलर होगा वो येलो से स्टार्ट होगा, ठीक है। और येलो से स्टार्ट होते हुए फिर ये रिवर्स ऑरेंज, रेड, वायलेट, इस प्रकार से ये रिवर्स में ये चलेगा, ठीक है। तो येलो से हमारा स्टार्ट होना चाहिए यदि हम इनपुट देंगे 30, तो ठीक है 30 यदि हम इनपुट देते हैं तो यहाँ है, यदि रिफ्रेश कर देते हैं, यदि हम यहाँ पर इसको 30 देते हैं, 30 दे दिया हमने इनपुट, तो यहाँ पर हमारा किससे स्टार्ट होना चाहिए, येलो से। तो यहाँ पर येलो से ये हो रहा है, ठीक है, और ये रिवर्स में चल रहा है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ एक और चीज़ ये मैंने आपको बताना भूल गया यार, ये *inner.html। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसने क्या किया, उसको तो जो भी था उसको रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर स्टार को प्रिंट कर रहा है। मान लीजिए कि आपको कलर वगैरह नहीं चाहिए तो आप इसको कमेंट कर दो, कलर वगैरह यदि आपको नहीं चाहिए तो कमेंट कर दो इसको, और इसको अनकमेंट कर दो, ठीक है। इसको यदि आपने अनकमेंट किया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो एक ही कलर का आएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम डालते हैं कुछ भी 4, तो यहाँ पर कोई कलर नहीं आया, और ये हमें CSS में कलर दिया था इसलिए आया। तो यदि यहाँ पर इसको हम कमेंट करते हैं और इसको फिर से, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मैंने ये क्यों किया ताकि आपको समझ में आ सके कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है।
तो एस्ट्रिस्क स्पेस डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू यहाँ पर क्या कर रहा है, ये असाइनमेंट प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या कर रहा है कि जो हमारा कलर है, यानी कि जो भी हमने कलर को यहाँ से मॉड्यूलो करके जो हमने चूज किया कलर को, वो यहाँ पर कलर आ रहा है और साथ में हर एक, चूंकि ये हर एक रो के ऊपर ट्रेवर्स कर रहा है, इनर लूप जो है वो हर एक रो के ऊपर ट्रेवर्स कर रहा है ना, तो इसीलिए ये हर एक रो के ऊपर जाकर के कलर को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो एस्ट्रिस्क है, यहाँ पर एक नया ब्रेक यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक ना, ब्रेक क्यों दे रहे हैं, ताकि वो नए लाइन में जो हमारा दूसरा रो है वो एक नए लाइन से स्टार्ट हो। यदि हम इसको नहीं देंगे तो क्या होगा कि हमारा जितना भी कलर होगा वो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने कमेंट कर दिया इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 10, तो एक ही रो में वो सारा प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक ही रो में प्रिंट हो गया, लेकिन हमको तो एक पैटर्न चाहिए था, तो वहाँ पर BR करने से यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा वो जो लाइन है, एक रो खत्म हुआ तो फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो है, जैसे कि यहाँ पर एक रो खत्म हुआ तो फिर ये नेक्स्ट से ही स्टार्ट हो गया, जबकि इसको क्या होना चाहिए था, इसके नीचे से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ब्रेक हमने यूज किया ताकि एक नया लाइन में ये ओपन हो सके। ठीक है, तो अब हम करेंगे तो ये न्यू लाइन में ओपन हो जाएगा। देखिए अब ये प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसे समझा होगा। ठीक है, तो बस यही था पूरा कोड। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप बताना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरा समझ आ गया होगा। और तो कुछ है नहीं इसमें समझाने के लिए। आई थिंक पूरा हो चुका है कंप्लीट। तो यदि आपको फिर भी अभी तक कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट करना, मैं आपको जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या और कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ।